आर यू ऑल? आई होप आप सबके सी एग्जाम्स की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। नहीं भी चल रही है तो आई एम देयर फॉर ऑल द हेल्प दैट यू नीड। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे आप अपने लिए सबसे बेस्ट स्टडी प्लान बना सकते हो। आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। दिस इज अ सेल्फ मेड अप प्लान जो हर कोई अपने लिए खुद बना सकता है। एक फॉर्मेट है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी और ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आई एम सी रिद्धि पारेख, फाउंडर ऑफ फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम and a faculty for CA Intermediate Strategic Management. I've mentored more than 5,000 students myself और मुझे पता है आप लोगों के लिए क्या चीज़ बेस्ट वर्क करती है, क्या चीज़ वर्क नहीं करती। Based on my experience of so many students, मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है और डेफिनेटली आपको ये हेल्प होने वाली है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से करने के लिए, आपकी प्लानिंग एकदम एक्यूरेट और बहुत सही बनाने के लिए। तो आप ना कभी भी कोई सी एग्जाम्स के लिए कोई सीनियर से या ऑल इंडिया रैंकर से भी अगर पूछोगे कि सी एग्जाम्स पास करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक ही आंसर को हर किसी से मिलेगा, दैट इज प्लानिंग। दैट इज प्लानिंग। पढ़ाई शुरू करने का सबसे फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। इसका लॉजिक भी समझो, दैट इज बिकॉज कि हमारा सीए का एग्जाम्स का सिलेबस जो है ना बहुत वास्ट है। सिलेबस बहुत वास्ट है। कोई भी मुश्किल चीज को टैकल करना है ना तो उसके लिए सिर्फ प्लानिंग ही काम आती है। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज द थिंग दैट ओनली वर्क्स। सिलेबस जब छोटा होता है तो भाई एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ लो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम स्कूल में करते थे या बीकॉम में कर लेते, एक दिन पहले भी पढ़ लेते, फर्क नहीं पड़ता। बट जब सिलेबस बहुत वास्ट है, उस वास्ट सिलेबस को कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है तो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज द ओनली वेपन दैट यू नीड सी एग्जाम्स को सही से टैकल करने के लिए। तो प्लानिंग करना कैसे, हाउ टू मेक द बेस्ट स्टडी प्लान फॉर योरसेल्फ। एक चीज और, एक कोटेशन है जो मैंने पढ़ा था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट और दैट रियली स्टक विथ मी। मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं खुद भी प्लान करती थी और अपने स्टूडेंट्स के लिए प्लान करती हूँ। वो जो कोट मैंने उस टाइम पढ़ा था ना, दैट इज इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। रिपीट, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप सही से प्लान नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्चुअली फेल होने का प्लान कर रहे हो। दिस इज सो ट्रू इन केस ऑफ सीए एग्जाम्स, बहुत ज़्यादा ट्रू है क्योंकि सिलेबस वास्ट है, आपको टैकल करना आना चाहिए सही से। कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट्स बहुत मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, माइंड भी शार्प होता है, अच्छा पढ़ता है और फिर भी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस को सही से टैकल नहीं कर पाए। बहुत वास्ट सिलेबस है, तरीके से, स्ट्रेटेजी से और प्लानिंग से इसको टैकल आपको करना पड़ेगा। तो हाउ टू मेक द बेस्ट प्लान फॉर योरसेल्फ, एंड तक वीडियो देख रहे हो, पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। आई ऑल्सो कंडक्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम्स जिसमें हम लोग ये वाला जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू जस्ट फाइंड आउट कि आपके पास कितने दिन है यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे कितने दिन है। अभी से लेके जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, एग्जाम के 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने वो देख लो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज दैट यू हैव। लेट्स से आपके पास फॉर एग्जांपल जितने भी होंगे 100 डेज बचे हैं, तो जितने दिन आपके पास बचे हैं उन दिनों में, उतने दिन में आपको क्या टारगेट करना है ये ब्रॉडली आपको सबसे पहले बना लेना है कि लेट्स से 100 डेज बचे। अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो तो मुझे लेट्स से 1 रीडिंग यानी कि 1 थॉरो इन डेप्थ रीडिंग एंड 2 रिविजन्स, इतना तो कम से कम करना है जो इस 100 डेज के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से फिजिबल हो सकता है। बहुत अनरीजनेबल टारगेट भी सेट नहीं करना है अपने को कि 5 रीडिंग हो जाएंगे। भाई 100 डेज में 5 रीडिंग नहीं हो सकती। अपनी स्पीड को आप अच्छे से जानते हो, अपने ग्रैस्पिंग पावर को आप अच्छे से जानते हो, तो एक्यूरेटली नहीं पता होगा बट रफली आइडिया होता है। ये हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं ना कि कितने दिन में कितना करना है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं होगा बट एक रफ प्लानिंग आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे 1 रीडिंग करके 2 रिविजन करने हैं, 3 रिविजन करना है या फिर 4 रिविजन करना है। जितना टाइम बचा है उतने में क्या फिजिबल हो सकता है, एक ब्रॉड, दिस नीड नॉट बी वेरी एक्यूरेट, एकदम 100% एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रॉडली इसको आई कॉल इट एज ओवरऑल प्लान। ओवरऑल प्लान हम लोग इसको बोलते हैं। ये पता होना चाहिए कि इस स्टूडेंट मतलब कि आपको खुद के लिए 1 रीडिंग तो ये हर किसी को करना है। मतलब 1 रीडिंग मतलब मैं ये बोलती हूँ कि जो सबसे इन डेप्थ फर्स्ट रीडिंग होती है, सबसे इन डेप्थ रीडिंग होती है क्लासेस करने के बाद, वो तो हर कोई करेगा। उसके बाद 1 रिवीजन करना है या 2 रिवीजन करना है या 3 रिवीजन करना है, इस चीज को आपको फाइनलाइज करना है। 1 रीडिंग तो सबको करनी है, रिवीजन कितने आपको करना है ये आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना है। टेस्ट आपको कितनी लिखनी है ये रफली आप सोच के रख लो कि टेस्ट कब से स्टार्ट करनी है और कितनी टेस्ट लिखनी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लानिंग है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लानिंग ओवरऑल प्लान, मतलब कितनी रीडिंग और रिवीजन करना है, नंबर ऑफ डेज जितने बचे उसमें कितना फिजिबल हो सकता है। सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ डेज, उसके बाद ओवरऑल प्लानिंग कि रीडिंग और रिविजन कितने करने हैं। नंबर 3 कि आपको कितनी टेस्ट लिखनी है, टेस्ट लिखना कब से स्टार्ट करना है। इन चीजों को सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आप इन चीजों को नोट डाउन कर लो, उसके बाद स्टार्ट होती है एक्चुअल प्लानिंग।
आपको क्या करना है, अपने खुद के लिए एक शीट बनानी है, अपने खुद के लिए एक शीट बनानी है, एक्सेल शीट बना लो चाहे तो, एंड देन डे वाइज आपको प्लानिंग करनी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ प्लानिंग दिख रही होंगी, तो ये वो प्लानिंग है जो हम लोग हमारे मेंटोरशिप में हमारे स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। हम लोग जो मेंटोरशिप कंडक्ट करते हैं, फर्स्ट ओपिनियन व्हाट आई डू इज 1-to-1 मेंटोरशिप होती है, हर स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर एंड 1-to-1 जूम मीटिंग्स होती हैं। तो इसमें हम लोग जो करते हैं वो मैं एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ, और आप ये खुद के लिए कर सकते हो, चाहे आप कोई मेंटोरशिप ज्वाइन करो ना करो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आप ये चीज खुद के लिए भी बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो। तो इतना हमने कर लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, और ये सारी चीजें नंबर ऑफ डेज वाली चीजें भी, ओवरऑल प्लानिंग, सब कुछ आपको अपनी एक्सेल शीट में लिखना है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज हैं। इसमें आपको 1 रीडिंग के साथ कितने रिविजन्स करने हैं, 1 रीडिंग प्लस रिविजन्स आपको कितने करने हैं ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद टेस्ट आपको कितनी लिखनी है और कब कब लिखनी है, ये चीज आपको फाइनलाइज करनी है। अब एक्सेल शीट में आपको क्या करना है, अपना जो भी रूटीन होगा उसके हिसाब से टाइम स्लॉट्स बना लो। एक एक्सेल शीट, इसमें आपको बनाना है टाइम स्लॉट्स। अब आपका जो रूटीन है आपको पता है, क्लासेस चल रही है, आप जॉब में हो, जो भी, एक स्लॉट डिसाइड कर लो आप कितने बजे शुरू करने वाले हो, कितने बजे खत्म करने वाले हो, कब कब ब्रेक लेने वाले हो। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो मे बी 6 to 8 का एक स्लॉट रहेगा, उसके बाद अगर आप ब्रेक लेते हो उसके बाद रहेगा 8:30 to 10:30 का स्लॉट, 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट रखो। इवनिंग आफ्टरनून का लेट्स से 11 to 2 का स्लॉट रख लिया, ठीक है। तो आपका जो भी शेड्यूल है, आपका जो भी ऑक्यूपाइड टाइम है, फ्री टाइम है, वो देखो, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाओ कितने बजे से कितने बजे तक बैठना है। अब ये 100% फॉलो होगा क्या मैम, ये बना के क्या फायदा है, मैंने तो पहले भी किया था पर फॉलो ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, 100% अग्रीड कि ये पूरा टाइम टू टाइम फॉलो नहीं होगा, बट इसको नहीं करोगे तो शायद 50% फॉलो होगा, इसको अगर कर लोगे तो 80% फॉलो होगा। अगर टाइम स्लॉट्स फाइनल कर लिए तो 80% टाइम आप उसको फॉलो करोगे। टाइम स्लॉट यहाँ पे नहीं बनाइए सोच के कि फॉलो तो होने नहीं वाला, तो शायद आप जितना प्रोडक्टिव रह सकते हो उसका 50% ही प्रोडक्टिव हो। ट्रस्ट माई वर्ड्स, दिस रियली वर्क्स। ये क्यों वर्क करता है, क्योंकि मैंने भी डिसाइड किया कि सुबह 6 से 8 का स्लॉट है, ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू किया, 7 साढ़े 7 बजे से हुआ कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, थोड़ा सा ब्रेक लेना या जो भी, मुझे नहीं ये हो रहा। 7:30 को मुझे लगा, मैंने टाइम देखा, ठीक है, देखा 7:30 बजे, तो मुझे पता कि 8 बजे के बाद तो ब्रेक आने ही वाला है, चलो आधी घंटा स्ट्रेच कर लेते हैं, क्योंकि 8 बजे तो ब्रेक मिलने वाला है। वो एक साइकोलॉजिकली काम करता है, आपको माइंडसेट को सही रखता है। क्योंकि मेरा स्लॉट 6 से 8 का था, मुझे 7:45 बजे हो गया कि यार अब ये टॉपिक मेरे से और नहीं पढ़ के हो रहा है, पर मुझे पता 15 मिनट स्ट्रेच कर लेती हूँ, उसके बाद तो ब्रेक मिलनी है। आप खुद को उस हिसाब से स्ट्रेच करते हो, आपको पता है कि आगे ब्रेक मिलने वाला है, तो चलो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होती है, डिसिप्लिन वे से पढ़ाई होती है। कभी कभी ये फॉलो नहीं भी होगा, हो सकता है आप सुबह 6 बजे नहीं उठोगे, हो सकता है 11 से 2 के बीच में कुछ काम आ गया, आप नहीं करोगे, बट मैक्सिमम टाइम भी फॉलो हो जाए ना तो बहुत, मैक्सिमम टाइम भी फॉलो हो जाए तो बहुत है। इसीलिए टाइम स्लॉट्स हमेशा बनाना, टाइम स्लॉट्स हमेशा बनाना। ये आप उसकी फिक्र मत करना कि आप उसको 100% फॉलो कर पाओगे या नहीं, आप कम से कम उसको फॉलो करने की कोशिश तो करना। कोशिश कर लोगे ना वहीं जीत जाओ। कोशिश करो कि टाइम स्लॉट्स बनाओ, उसको फॉलो कर लो। इट्स ओके 100% फॉलो नहीं हुआ तो जितना हो रहा है उतना फॉलो करो, आपको उससे बेनिफिट जरूर होगा, ये आपको मेरी गारंटी। तो टाइम स्लॉट्स बना लिए, जैसे कि ये एक स्टूडेंट का हमने शीट बनाया था, उसका मॉर्निंग 6 to 7:30 का स्लॉट था, फिर 10 to 1, देन 3 to 6 और उसके बाद 6 to 8 के, ऐसे हमने 4 स्लॉट्स बना लिए। अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे आपको इसके बाद टाइम स्लॉट्स बनाने का डे वाइज प्लानिंग करनी है, डे वाइज प्लानिंग। अब ये डे वाइज प्लानिंग आप बोलोगे कि मैम 4 महीने की डे वाइज प्लानिंग अभी से कैसे करें, वो तो नहीं होता है अचीव, कितना भी प्लानिंग कर लो प्लान अचीव नहीं होता है। 100% अग्रीड, कभी नहीं होता है, मेरा भी नहीं होता था जब मैं स्टूडेंट थी, और अब जिन स्टूडेंट्स को मैं मेंटोर करती हूँ उनका भी 100% प्लान अचीव कभी नहीं होता है। स्टिल इट हेल्प्स अ लॉट, लाइक अ लॉट। 90% प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है ये डे वाइज प्लानिंग करने के कारण। अब आपका जो क्वेश्चन है कि मैम 4 महीने का प्लान अभी से नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, 4 महीने का डे वाइज प्लानिंग करनी ही नहीं है। डे वाइज ने आज क्या करे कल क्या करे, इसको आपको एट अ टाइम सिर्फ 1 वीक के लिए करना है, 1 वीक के लिए। अगर आप आज पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, आज का स्लॉट्स मैंने लिख लिया, आज मुझे कौन सा टॉपिक करना है ये आप सोचो, कौन सा सब्जेक्ट करना है, फर्स्ट पिकअप योर सब्जेक्ट, जैसे ऑडिट करना है तो यहाँ पे ये स्टूडेंट को जो हमने करके दिया था, तो इस स्लॉट्स में आपको ये वाला चैप्टर करना है, इसका रिवीजन करना है, इसका Q&A करना है, इस यहाँ पे आपको लेवरेज पढ़ना है, यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ना है। तो कौन से टाइम स्लॉट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया। इसके लिए आपका ये ओवरऑल प्लान रेडी होना जरूरी है। ये यहाँ पे कितनी रीडिंग करनी है, कितने रिविजन करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी डिसाइड कर लो, यहाँ पे सब्जेक्ट भी डिसाइड कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट से अभी आपको स्टार्ट करना है।
आप दिन में 2 सब्जेक्ट करना चाहते हो, 1 सब्जेक्ट करना चाहते हो, मॉर्निंग में कोई थियरी करना चाहते हो, शाम में प्रैक्टिकल, ये सब चीज़ों को आप डिसाइड कर लो। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग। ओवरऑल प्लानिंग, कितने दिन बचे हैं, कितने रिविजन्स करने हैं, टेस्ट कब से लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये सब चीजें डिसाइड कर ली। उसके बाद एक्सेल शीट में हमने टाइम स्लॉट्स डाल दिए। अब मुझे अगर ऑडिट और ये कौन सा एफएम, ऑडिट और एफएम, ये 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो मैंने टाइम स्लॉट्स एलोकेट कर ली कि मॉर्निंग में मुझे ऑडिट पढ़ना है, कौन सा चैप्टर यहाँ पे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर का रिविजन है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट, कल का डेट, यहाँ ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए, डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए, आज क्या, कल क्या, परसों क्या, ऐसे 1 वीक का शेड्यूल आप बनाओ। सबसे पहले 1 वीक से स्टार्ट करो, उससे ज्यादा का डे वाइज शेड्यूल आप मत करो कि मेरा नेक्स्ट 1 वीक का टारगेट इतना, नेक्स्ट 1 वीक का टारगेट इतना है। आज का हमने शेड्यूल किया, पढ़ाई की, कल सुबह शीट खोली, कल का क्या टारगेट था वो देखा, पढ़ाई की, ऐसे करते करते 1 वीक तक आप फॉलो करोगे। 1 वीक के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना एक्यूरेटली अपनी प्लानिंग को फॉलो कर पाए। कभी कभी नहीं भी होगा, आज का शेड्यूल था, जो आज का जो भी टारगेट था थोड़ा सा रह गया, कल सुबह उस टारगेट को पूरा किया, उसके बाद कल का जो कल के डेट का जो करना था वो हमने किया। तो कभी कभी ओवरफ्लो होगा, आज का नहीं होगा, आज का फिनिश कल होगा, कल का फिनिश पर थोड़ा बहुत होगा वो। तो आप ट्राई करो कि आज का जितना टारगेट हो आज हो जाए, ना भी हो तो कल सुबह पहले आज का फिनिश करो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो इस तरीके से आप डेली शीट ओपन करोगे, देखोगे कि आज का क्या टारगेट है, आगे बढ़ोगे। 1 वीक के लिए जो है आपने अपना शेड्यूल बना लिया, तो उससे क्या होगा ना, रोज सुबह उठ के आपको ये नहीं सोचना है कि मैं आज क्या पढ़ूं, आपको बस शीट खोलना है, शीट में जो लिखा था आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हो, शीट में जो लिखा था उसको चैप्टर को खोलो, पढ़ो, रिवीजन करो, क्वेश्चन आंसर जो भी आपने लिखा हुआ था, इसमें लेक्चर करना है तो लेक्चर लिखो कि मुझे 2 से 5 के स्लॉट में लेक्चर करना है, वो भी आप लिखो यहाँ पे। तो आपका डे जो है पूरा की पूरा प्लान होना चाहिए। डोंट टारगेट 100% एक्यूरेसी से फॉलो होगा, पर प्लानिंग से आपका 80% एक्यूरेसी जरूर रहेगी, ठीक है। अब 1 वीक के बाद आपने क्या किया, 1 वीक के बाद आपने फिर से शीट खोल के देखा कि यार मैंने जितना प्लान किया था उसमें कितना मेरा टारगेट अचीव हुआ, वो आप देखोगे कितना टारगेट अचीव हुआ, उससे आपको खुद की एफिशिएंसी समझ में आएगी। पता चला कि यार बहुत 50% ही हुआ है, बाकी का तो बचा रह गया, तो आपको अब ये पता है कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, मुझे ज़्यादा सीरियसली पढ़ना है, मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स डालने पड़ेंगे, तभी मेरे टारगेट्स अचीव हो पाएंगे। आप नेक्स्ट वीक का शेड्यूल करो, जितना इस वीक का बचा था उसको पहले शेड्यूल करो, फिर नए चैप्टर्स को ऐड करो। ऐसे करते करते 1-1 वीक के शेड्यूल को आप प्लान करते जाओ, उसको अचीव करते जाओ। 2-3 वीक बाद आप देखोगे कि फर्स्ट वीक में अगर आपका टारगेट लेट्स से कि 60% अचीव हुआ था ना, 3 वीक्स के बाद आपका टारगेट कम से कम 90% अचीव होना शुरू हो जाएगा। ये बेनिफिट होता है। अब धीरे धीरे टारगेट्स को ज्यादा अचीव करने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये खुद हमको रिजल्ट दिख रहा है ना कि यार मैंने प्लान किया पर मैं नहीं अचीव कर पाया। आप वो चीज नहीं चाहते हो, तो आप प्लानिंग भी उस हिसाब से करोगे जितना आप अचीव कर सकते हो उतना, और आप खुद को अकाउंटेबल रहोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको फीलिंग होनी चाहिए कि मैंने आज का टारगेट फिनिश किया। इस फीलिंग के साथ अगर आप सोना चाहते हो तो आपको टारगेट अचीव करना है, उसके लिए रियलिस्टिक टारगेट सेट करना है एंड वर्क हार्ड टारगेट को अचीव करने के लिए। ऐसे आप 1-1 वीक का टारगेट सेट करो, पूरा 1-2 महीने 4 महीने का टारगेट एक साथ सेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। टाइम स्लॉट्स बनाओ, टाइम स्लॉट्स को फॉलो करो, कौन से टाइम स्लॉट में क्या पढ़ना है, ऐसा 1 वीक का प्लान आप करके रखो। कब कौन सी टेस्ट लिखनी है, जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूनिट 1 की टेस्ट लिखी थी इस डेट पे, तो ये जो है टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो इसमें हम लोग ये भी इसमें देते हैं कि कौन से आपको, अगर आप ये कर रहे हो फॉलो कर रहे हो, तो कब कौन से यूनिट की टेस्ट लिखनी है, कौन सा सब्जेक्ट की टेस्ट कब होगी, किस पीरियड में होगी, ये सब कुछ इसमें टेस्ट का शेड्यूल पूरा इसमें हम कस्टमाइज स्टूडेंट के हिसाब से करके देते हैं। अब ये जो शेड्यूल हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ये कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है कि जो हम हर स्टूडेंट को देते हैं। ये टाइम स्लॉट्स हर स्टूडेंट के अलग रहता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने लिए ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। हर कोई स्टूडेंट नाइट पर्सन होता है, आप हो सकता है नाइट पर्सन हो, कोई होगा जो मॉर्निंग पर्सन है, तो पहले स्टूडेंट से पूरा डिस्कस करते हैं कि आपका जो कन्वीनियंट कंफर्टेबल टाइम है वो कौन सा है, उसके हिसाब से टाइम स्लॉट्स बनाते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ने में कंफर्टेबल हो, आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या, आपको कितना टाइम बचा, आपके प्रीवियस एग्जाम अगर दिया था तो उसमें क्या रिजल्ट आया, टेस्ट कभी लिखी थी तो उसमें क्या स्कोर होता था, आपकी एफिशिएंसी कितनी, तो सब डिस्कस करने के बाद हम ये प्लान करते हैं, जो कि हर स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज होता है, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। कोई स्टैंडर्ड प्लान नहीं देते, बिकॉज एक स्टैंडर्ड प्लान हर किसी को कभी भी सूट नहीं कर सकता। हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी की वीकनेस अलग है, हर किसी का पढ़ने का तरीका ही अलग है, राइट। तो हम हर स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज करते हैं, तो आप भी खुद के लिए कस्टमाइज जरूर कर सकते हो। इसको फॉलो करो, अपने आप को अकाउंटेबल रहो, रोज रात को अपने आप से सवाल पूछो कि मैंने आज टारगेट अचीव किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, खुद से सवाल करो और अपने आप अगले दिन से टारगेट अचीव करना शुरू कर दो। और आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर सकते, आपको भी हेल्प चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज टेक आवर हेल्प। फर्स्ट ओपिनियन में यही करते हैं हम लोग, हर स्टूडेंट से डिस्कस करके उनका शेड्यूल बनाते हैं, टेस्ट एलोकेट करते हैं कि भाई असाइन करते हैं कि कब कौन सी टेस्ट आपको लिखनी है। हमारे इसमें फर्स्ट ओपिनियन में पूरा सिलेबस हमने 3 यूनिट्स यानी कि 3 पोर्शन में डिवाइड करके रखा है।
तो स्टार्टिंग में 3 यूनिट टेस्ट होती, फर्स्ट रीडिंग के साथ हम लोग 3 यूनिट टेस्ट करवाते हैं, फर्स्ट रिवीजन के साथ फर्स्ट फुल टेस्ट करवाते हैं और सेकंड रिवीजन के साथ सेकंड फुल टेस्ट करवाते हैं। तो 1 रीडिंग और 2 रिवीजन इतना मिनिमम हम हर स्टूडेंट का करवाते हैं। अगर आप काफी जल्दी ज्वाइन कर लेते हो तो हम रिवीजन इसमें बढ़ा भी देते हैं, बट 1 रीडिंग और 2 रिवीजन ये तो हम ट्राई करते हैं कि हर स्टूडेंट का हम करवाएं। इसमें रिवीजन का भी टारगेट हम देते हैं, टेस्ट कब लिखना है ये भी हम देते हैं, तो आप खुद के लिए भी ये चीज जरूर कर सकते हो। तो इस तरीके से डेट वाइज 1 वीक का बना, हमने उसको फॉलो किया, जो भी फीडबैक कमेंट्स में लिखने वो लिखे, फिर आगे बढ़ गए, नेक्स्ट वीक का बनाया। टेस्ट कब लिखनी है, हम यहाँ पे टेस्ट भी एलोकेट करके रखते थे, आज से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद हमको ये टेस्ट लिखनी है। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी करके रखते हैं स्टूडेंट से डिस्कस करने के बाद, स्टूडेंट से 1-to-1 मीटिंग होने के बाद। हर स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में कि एट द एंड ऑफ द डे वो मेंटोर को रिपोर्ट करता है कि आज मैंने कितना पढ़ा। आप चाहो तो अपने कोई फ्रेंड को रिपोर्ट करो, अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करो, अपने सिबलिंग्स को रिपोर्ट करो। ऐसा भी कर सकते हो कि यू पेयर विद सम ऑफ यू, कोई अपने फ्रेंड से पेयर कर लो, आप दोनों अपना अपना शेड्यूल बनाओ और दोनों एक दूसरे को रिपोर्ट करो, सो दैट अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि यार मुझे शाम को इसको बताना है कि मैंने कितना पढ़ा। और कोई फ्रेंड आपको अगर बताएगी ना कि मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपका पूरा नहीं, उसका पूरा हो रहा है, वो रोज रिपोर्ट कर रही है, उसका आज भी होगा कल भी होगा, मेरा नहीं हो रहा, आप अपने आप को पुश करोगे, राइट। तो गेट अ फ्रेंड, पेयर अ फ्रेंड, वो आपको रिपोर्ट करे, आप उसको रिपोर्ट करो कि आज का टारगेट कितना अचीव, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। उसके ऊपर भी और हेल्प चाहिए तो फर्स्ट ओपिनियन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इसमें हम लोग के मेंटोरशिप के भी काफी सारे प्लान्स होते हैं। टेस्ट प्लस टेस्ट डिस्कशन का भी एक प्लान होता है, जिसमें आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लिखते हो, टेस्ट पेपर इवेल्युएट होके आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो टेस्ट पेपर इवेल्युएट करते हैं, और वंस द पेपर इज इवेल्युएटेड एंड गिवन टू यू, आपको पेपर मिल जाए, उसके बाद आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कॉल आता है जो डिस्कस योर मिस्टेक्स, कहाँ आप उसमें इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीज है जो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। वो कॉल पे आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन करते हैं आफ्टर द पेपर इज इवैल्यूएटेड। और ये वाला जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है इसमें डे वाइज प्लान तो हम लोग करते ही हैं। इसके अलावा जो हम इसमें करते हैं और जो आपको भी करना है, आफ्टर 1-2 वीक्स, 2-3 वीक हो गए, हमको अपनी कंसिस्टेंसी समझ में आ गई, अपना फ्लो समझ में आ गया, हम यहाँ पे टारगेट बनाते हैं। एक रिजल्ट का फॉर्मेट हमारे पास होता है, ये आपको भी बनाना है। हम टारगेट बनाते हैं कि भाई आपके कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखो, आपका रिजल्ट एग्जैक्टली जैसा दिखता है वैसा ही रिजल्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। हम ये टारगेट फिक्स करते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट में हमको 70 स्कोर करना है, ये सब्जेक्ट में इतना स्कोर करना है, ये सब्जेक्ट में इतना, और एट द एंड आपका ये पूरी पढ़ाई करने के बाद आप जब एग्जाम दोगे, जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आपका एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा, एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। और ये शीट स्टूडेंट दिन में कम से कम 1-2 बार डेली ओपन कर दो, उसको डेली ये रिजल्ट दिखता है, तो ये जो है ना आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है और इसका बहुत बेनिफिट होता है कि भाई ये जो है आपको फाइनल रिजल्ट ये दिखने वाला है, इतने आपके टारगेट्स है, इस सब्जेक्ट में आपको इतना तो एनी हाउ स्कोर करना ही। और आपको पता है ना कि अगर इस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लाना है तो प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करो। एग्जामिनेशन एग्जाम में बाद में आता है, माइंड में पहले आता है। एग्जामिनेशन की प्लानिंग करोगे तब एग्जामिनेशन आएगा। बाय चांस एग्जामिनेशन आना बहुत रेयर केस है और हम बाय चांस के लिए रुक नहीं सकते, राइट। हम सिर्फ किस्मत पर डिपेंड नहीं हो सकते। एग्जामिनेशन अगर लाना है तो आपको माइंड में पहले लाना है, एग्जाम में बाद में। उसकी प्लानिंग, उसकी पढ़ाई उतनी शिद्दत से करनी है, 200% उस सब्जेक्ट में देना है, तब जाके उसका एग्जामिनेशन आएगा और रिजल्ट आपका ऐसा दिखेगा। तो पहले से टारगेट सेट करके रखो, उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट को उतने एफर्ट्स दो। कोई सब्जेक्ट अगर सिर्फ 40 मार्क्स का है तो उसको उतनी एफर्ट्स मिलेंगे, कोई सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है तो उसके एफर्ट्स आपको उस हिसाब से देना है। तो ये आपको सेट कर लेना है कि आपका टारगेट रिजल्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम लोग हर स्टूडेंट के लिए ये जो टारगेट सेट करते हैं, ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमको स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वीकनेस समझ में आ जाती है, टेस्ट के स्कोर समझ में आते हैं, उसके हिसाब से टारगेट सेट करते हैं कि देखो इस सब्जेक्ट में आप अगर मेहनत करोगे ना तो इतना पक्का ला सकते हो। ये हम एनालाइज करते हैं, उसके टेस्ट के रिजल्ट, उसके परफॉर्मेंस, उसके टारगेट अचीवमेंट, इन सब चीजों को देख के फिर हम ये टारगेट सेट करते हैं, स्टूडेंट से शेयर करते हैं, स्टूडेंट को उस हिसाब से एफर्ट्स करवाते हैं उस सब्जेक्ट में। उसके अलावा जब आप टेस्ट लिख लेते हो ना, टेस्ट आप कहीं से भी लिखो, बट वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना होता है, जो हम करते हैं हमारे मेंटोरशिप में, हर एक टेस्ट जो मैं अभी आपको बता रही थी, टेस्ट का डिस्कशन ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में होता है। 1-to-1 मीटिंग में आपको भी ये चीज करनी है। आपका डिस्कशन तो नहीं होगा, बट आपको ये चीज लिखना है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। टेस्ट लिखी, टेस्ट चेक होके आ गई, यहाँ पे से ऑडिट का UT2 का टेस्ट था, स्कोर लिखा, 50 मार्क्स की टेस्ट होती है, 24.5 मार्क्स मिले। इसमें हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि ये जो पेपर हमने लिखा, जो इतने मार्क्स है, ये टेस्ट लिखने से हमको क्या इनपुट्स मिले, क्या समझ में आया कि हमको कहाँ एफर्ट्स करते हैं, कहाँ गलतियां हो रही है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट के लिए हमने लिखा था कि भाई चैप्टर में 4 के क्वेश्चन उसके पूरे गलत है, उसको चैप्टर में 4 पे मेहनत करना है, उसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रोविजंस ऑफ स्टैंडर्ड्स को अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन उसने अच्छे से नहीं पढ़े थे इसलिए आंसर गलत हो गया, उसको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करने की जरूरत है। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन की उसको समझने की जरूरत है। कंक्लूजन अच्छे से फ्रेम करने की जरूरत है। ऐसे का नेम नंबर 600 और 500 वाले एसेज में उसने काफी गलतियां की।
तो हम ये लिस्ट कर लेते हैं कि ये वाले जो टेस्ट में हमारे मार्क्स कटे हैं वो किन चीजों के कारण कटे हैं, सो दैट हम इन चीजों पे और एफर्ट्स देंगे हमारे नेक्स्ट रिवीजन। ये पूरी लिस्ट बनाते हैं कि ये वाला टेस्ट लिखने से हमको क्या फायदा हुआ, हमको ये फायदा हुआ, हमको ये पता चला कि इन चीजों में और मेहनत करनी है। अगर हम टेस्ट नहीं देते, अगर हम ये लिस्ट नहीं बनाते, हमको कभी एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि इन चीजों पे ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत है। ये फायदा होता है। तो टेस्ट लिखो, टेस्ट का जैसे स्कोर आता है, टेस्ट पेपर को एनालाइज करो, एक लिस्ट बनाओ जो उस टेस्ट से हमको पता चला कि भाई ये हमारी मिस्टेक्स हो रही है, यहाँ हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी यूनिट टेस्ट का स्कोर है, तो यूनिट टेस्ट आप एग्जाम के 3-4 महीने पहले लिखते हो, तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम बचा है, 2 रिविजन और बच्चे हैं जहां पे आप इन चीजों को जो है करेक्ट कर सकते हो। यू कैन टेक करेक्टिव मेजर्स जब एग्जाम को टाइम बचा। अब सोचो यही टेस्ट अगर एग्जाम के 15-20 दिन पहले लिखी होती तो क्या आपके पास ये टाइम है कि पूरे सिलेबस को फिर से पढ़ो और इन चीजों को फिर से करते बैठो? उतना टाइम एंड में नहीं होता। इसीलिए एट फर्स्ट ओपिनियन व्हाट वी डू, वी स्टार्ट योर टेस्ट एज सून एज यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। वी गिव यू 1 यूनिट का टारगेट, 1 यूनिट में जितना सिलेबस है, जितना सब्जेक्ट है, 5-6 चैप्टर्स होते हैं 1 यूनिट में, उन चैप्टर्स का हम टारगेट देते हैं, इसको पूरा अच्छे से फिनिश करो, इमीडिएटली राइट फॉर द टेस्ट। देन वी टेक अप यूनिट 2, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, 5-6 चैप्टर जो उसमें है, इमीडिएटली राइट फॉर द टेस्ट। वी डोंट वेट टू फिनिश द एंटायर सिलेबस टू स्टार्ट राइटिंग टेस्ट। यही अप्रोच आपका भी होना चाहिए। हर एक टेस्ट को एनालाइज करो और एक लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट नहीं बनाओगे तो क्या होगा? अब देखो ये ऑडिट का UT2 है, उसके बाद उसने ऑडिट का UT1 लिखा, ठीक है, उसके बाद UT3 लिखा। अब ये पूरे टेस्ट करते करते समझ लो शायद 1 महीना हो गया हो, आई एम जस्ट सेइंग रैंडमली, हो सकता है 1 महीना लगाओ। तो 1 महीने बाद आपको, 1 महीने बाद जब उसने UT3 फिनिश किया, तब उसको ये एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि UT1 में उसने क्या मिस्टेक्स की थी। UT1 का पेपर जब आया तब देखा था, पर जब तक UT1 लिखा, UT2 लिखा, UT3 लिखा, 3rd लिखने का था, हम तो भूल भी जाएंगे कि UT1 में क्या मिस्टेक्स की थी। याद रहेगा अगर लिख के रखा है, यहाँ पे मेंशन करके रखा है, तो ही मुझे पता होगा कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ फोकस करना है। सेम UT2 के लिए MCQs की प्रैक्टिस करना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है। प्रेजेंटेशन उतना ठीक नहीं है, पॉइंट वाइज आंसर लिखो, पैराग्राफ में ना लिखो, स्टैंडर्ड्स को कोट करो। देखो ये चीज रिपीट भी हो रही है, ये भी हमको समझ में आता है कि भाई कौन सी चीज रिपीट हो रही है, तो उस पर हमने एफर्ट्स नहीं किए, उस पर हमको और ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, ताकि कम से कम नेक्स्ट वाले टेस्ट में ये कमेंट ना आए, ये कमेंट हमको ना लिखना पड़े। UT3 में क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये गलत हो रहा है, जो भी है, यहाँ मार्क्स लिखे और यहाँ पे उसके सामने उसके कमेंट्स लिखे कि भाई क्यों गलत हो रहा है। जब पेपर इवैल्यूएट होके आता है तो पेपर में कमेंट्स लिखे होते हैं, हमारे फर्स्ट ओपिनियन के पेपर में कमेंट्स लिखे होते हैं कि क्या गलत हो रहा है, बट एज आई सेड, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। वो पेपर आप चेक होके आया, आपने देख लिया, आपने उसको बंद करके रख दिया, आपको 2 महीने बाद नहीं याद रहेगा कि उस पेपर में क्या कमेंट्स आए थे। और एग्जैक्टली सेम कमेंट्स हम यहाँ नहीं लिख रहे, हम सिर्फ अपना एनालिसिस लिख रहे कि मुझे अब मेहनत किन चीजों पे करनी, राइट। तो ये पूरी लिस्ट अगर मेरी रेडी रहती है ना, हर पेपर की स्टेप की लिस्ट की कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे मुझे इंप्रूव करना है, कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक है जहाँ मुझे फोकस करना है। तो जब मेरी फर्स्ट रीडिंग पूरी हो गई, मुझे रिवीजन स्टार्ट करना है। तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एज अ मेंटोर, मैं इस शीट पे वापस आती हूँ, ये सारी चीजें हम लोग थॉरोली देखते हैं कि हमने क्या क्या ऑडिट के तीनों यूनिट्स में क्या क्या पॉइंट्स हमने मेंशन किए। रिवीजन को अकॉर्डिंगली हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं। रिवीजन में हम उन चीजों से पढ़ना शुरू करते हैं जो चीजों की लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई थी, जो चीजों को हमने यहाँ लिखा था कि ये चैप्टर वीक है, चैप्टर नंबर 5 वीक है, जब MCQ की प्रैक्टिस करना है 600 वीक है, 500 वीक है, जो भी हम चैप्टर नंबर 4 का वीक है, जो भी हमने लिखा था, MCQ की प्रैक्टिस जरूरी है, जो भी चीज हमने यहाँ लिखी थी उस चीज को करेक्ट करते हुए हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ताकि वो गलती अब आगे ना हो। टेस्ट लिखी, टेस्ट में हमको मिस्टेक्स पता चली, क्यों? टेस्ट में सिर्फ पास होने के लिए टेस्ट नहीं लिखी थी ना, मिस्टेक्स पता चली, उसको करेक्ट करने के लिए टेस्ट लिखी थी। टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि हमको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिलना है, टेस्ट का पर्पस ये है कि टेस्ट में जो गलती की है वो अभी पता चल गई तो उसको करेक्ट कर लो, सो दैट वो एग्जाम में गलती आप ना करो। तो ये लिस्ट पे हम वापस जाते हैं हर सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू करने से पहले। फर्स्ट रीडिंग के साथ साथ में हम ये पूरी टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट के साथ पूरे कमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद जब उस सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं तब ये पूरे कमेंट्स हम फिर से गो थ्रू करते हैं एक और उस हिसाब से रिवीजन को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, रिवीजन में उन चीजों पे फोकस करते हैं, सो दैट वो जो वीक एरिया था वो हमारा स्ट्रांग बन जाए, और जो हम फुल टेस्ट अभी लिखने वाले उसमें वो गलतियों को हम रिपीट ना करें, फाइनल एग्जाम में उन गलतियों को हम रिपीट ना करें। जब फुल टेस्ट लिखेंगे अगेन फिर से स्टेप की लिस्ट बनाते हैं, फुल टेस्ट में कितना स्कोर है, कितना स्कोर होना चाहिए था, कितना स्कोर आया, और उसमें क्या क्या और इंप्रूवमेंट्स के स्कोप है, बिकॉज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो हमेशा रहता है, बिकॉज एग्जाम में हम 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं ला रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं देयर इज ऑलवेज सम स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ये लिस्ट हम यूनिट टेस्ट में बनाते हैं, फुल टेस्ट में भी बनाते हैं, और ये आपको भी करना है। यहाँ पे फर्स्ट ओपिनियन मेंटोरशिप में मेंटोर्स जो है 1-to-1 मीटिंग में पेपर डिस्कस करते हुए ये लिस्ट बनाता है। ये ऐसा नहीं कि लिस्ट हमने अपडेट कर दी, स्टूडेंट को बोल दिया कि देख लो, ऐसा नहीं होता।
जब पेपर चेक होकर स्टूडेंट को मिल जाता है, जो हमारी 1-to-1 मीटिंग होती है उसमें हम पेपर शेयर करते हैं, साथ साथ में स्टूडेंट से डिस्कस कर रहे होते हैं और ये लिस्ट बना रहे होते हैं। तो स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में तुमने ये क्यों गलत किया भाई, ये तो बहुत ही सिली था, ये तो तुम जरा सा ध्यान देते तो तुम कर सकते थे, या तुम इस तरीके से पढ़ते तो तुम कर सकते थे। उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मेंशन होते हैं स्टूडेंट से डिस्कस करते करते ये शीट बनती है, सो स्टूडेंट को भी उसमें इन्वॉल्व फील हो, आपको भी पता चले कि यार ये यहाँ पे लिखा है तो ये क्यों लिखा है मेंटोर में। तो ये हम ऐसा नहीं कि अपडेट कर दिया और बोल दिया, स्टूडेंट से डिस्कस करके पूरा अपडेट करते हैं। तो अगर आप मेंटोरशिप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, टेस्ट लिखो, टेस्ट होने के बाद आप एक इवैल्यू अपना खुद का एनालिसिस करो और पॉइंट्स बना के रखो कि कहाँ कहाँ आपको इंप्रूव करना है। डेफिनेटली इससे आपकी प्रिपरेशन जो है ना कम से कम 100% अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप उस सब्जेक्ट में 30 स्कोर कर सकते हो तो ये सब करने से उस सब्जेक्ट में डेफिनेटली आप 60 स्कोर, कम से कम 50 तो भी कर सकते हो। चलो डबल भी नहीं बोलूंगा मैं, 30 से 50 तक का स्कोर तो आराम से बढ़ सकता है ये एक एक्सरसाइज करने से। ये जो है ना एक स्ट्रेटेजी, सही तरीके से सिलेबस को टैकल करने की, उन चीज़ों पर टू द पॉइंट फोकस करने के जहां हमारी गलतियां हो रही है, सो दैट हम उसको रिपीट ना करें, उसको स्ट्रांग बनाए। जो वीक एरिया उसको स्ट्रांग बनाए, जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है ही। जब वीक एरिया को स्ट्रांग बना लोगे ना तब एग्जाम में परफॉर्म करो। और वीक को स्ट्रांग बनाने का तरीका है वो यही है, टेस्ट लिखो, टेस्ट को एनालाइज करो, अपनी गलतियों पे वर्क करो, फिर से टेस्ट लिखो और उन गलतियों को रिपीट ना करो। द साइकिल गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। हर स्टूडेंट से हम लोग ये चीज़ करवाते हैं, फर्स्ट ओपिनियन मेंटोरशिप। तो ये चीज़ जो है आपको इतनी करनी है। ये देखो यहाँ पे सारे कमेंट्स मेंशन्ड है कि कहाँ कहाँ कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है, कॉस्टिंग हो, एफएम, थियरी हो या प्रैक्टिकल, हर सब्जेक्ट में इस चीज़ की लिस्ट, सामने मार्क्स लिखे, लिस्ट बनाए। उसके बाद हम लोग एवरेज स्कोर भी निकालते हैं कि भाई टेस्ट में आपको इतने मार्क्स मिले, उस हिसाब से देखा जाए तो फाइनल एग्जाम में या फुल टेस्ट में आपको क्या स्कोर हो सकता है, ये भी हम स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं। तो इस हिसाब से हमको करना है। और पूरी पढ़ाई स्टार्ट से लेके एंड तक आपकी थ्रू शीट ही होनी चाहिए, थ्रू शीट। चाहे आप एक्सेल शीट बनाओ, गूगल शीट बनाओ, चाहे फर्स्ट ओपिनियन मेंटोरशिप के साथ करो या विदाउट मेंटोरशिप के साथ करो, थ्रू शीट आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपकी शीट पे लिखी ही होनी चाहिए। उस शीट को आपको डेली बेस पे विजिट करना है, आपके ओवरऑल प्लान्स क्या क्या है, आपका डे वाइज प्लान क्या क्या है, शीट को अपडेट करते रहो, अपना स्कोर कार्ड बनाओ, अपना खुद का टारगेट रिजल्ट बनाओ, टेस्ट लिखो, टेस्ट के वैल्यूएशन। इस चीज से डेफिनेटली आपको जो क्लैरिटी मिलेगी ना वो नेक्स्ट लेवल। स्टूडेंट्स खुद हमको बोलते कि मैम हमने ये शीट बना, जब पहले हम पढ़ते थे और ये शीट हमारे पास थी नहीं तो हम पूरे जम्बल्ड अप होते थे, कंफ्यूज, हमको पता ही नहीं होता था कि हम एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये शीट एक्चुअली आपका गूगल मैप है जो आपको बताता है आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो इससे आपका परफॉर्मेंस, फेल होने वाले होंगे ना तो आप पास हो जाओगे इस शीट से, इतनी तो मेरी आपसे गारंटी। ठीक है, तो इसको करो। कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए कैन कॉन्टैक्ट मी, कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आई एम मेंशनिंग माय कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप का है। इस पर कॉल नहीं लगेगा बट इस पर व्हाट्सएप मैसेज आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर एनी टाइम अगर आपको टेस्ट सीरीज या मेंटोरशिप में हेल्प चाहिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, या फिर एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। आप चाहो तो ओनली टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट ओपिनियन की, बिकॉज हमारे यहाँ जो पेपर्स इवैल्यूएट होते हैं वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही इवैल्यूएट करते हैं, वर्सेस कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कोई बीकॉम वीकॉम ग्रेजुएट वाले भी लोग कर रहे होते हैं इवैल्यूएट। बट हमारे इस चीज की गारंटी, बिकॉज पेपर में अगर आपको कोई दिक्कत आती है इवैल्यूएशन तो आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। टेस्ट प्लस टेस्ट डिस्कशन का भी एक प्रोग्राम होता है जिसमें आप टेस्ट लिख सकते हो, टेस्ट के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कॉल आता है और वो आपको डिटेल में बताता है कि कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करना है। इस टाइप की जो शीट बनी है ना वैसी शीट आपको बना के देते हैं। एंड वन होता है फुल फ्लेज मेंटोरशिप जहाँ पे 1-to-1 कॉल होते हैं, सब कुछ विद स्ट्रेटेजी, विद गाइडेंस, विद अप्रोच, विद डे वाइज प्लानिंग, विद टेस्ट शेड्यूल, विद एवरीथिंग, सब कुछ होता है। अब वो भी नहीं करना, यू कैन जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे मैं फ्री में गाइडेंस देती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इफ यू वांट, अगर नहीं है डिस्क्रिप्शन में तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिंक ले सकते हो। उसमें आई प्रोवाइड फ्री गाइडेंस, फ्री मोटिवेशन, मेंटोरशिप जो आप सबको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कुछ भी हेल्प चाहिए यू कैन कनेक्ट।